नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम कुंडली विवेचना में एक महिला जातक का चार्ट यहाँ सामने रखेंगे, जिनका वैसे समाज में अच्छा प्रभुत्व, अच्छा स्टेटस, मान सम्मान सब है इनके पास। और लेकिन ये आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनको जो गुर्दा या किडनी कहें या वक्र कहें, उससे संबंधित समस्याएं झेलनी पड़ी। और वो क्या कारण हो सकता है जिसके कारण इनको एक बार इनका जो किडनी है वो बदला गया, और उसके बाद भी वो नहीं लंबे समय तक ठीक रह पाए, और अब हाल फिलहाल में ही इनका जो है किडनी वो बदलने का ऐसा आसार दिखाई दे रहा है। अभी ये डायलिसिस में है। तो किस प्रकार से क्या चीजें हैं जो हम चार्ट में समझ सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं, जब भी कोई चार्ट दिखा जाता है तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण लग्न, लग्नेश और चंद्र, यानी चंद्रमा कहाँ बैठा है, और चंद्रेश। अभी वो कर्क राशि में बैठा है तो स्वग्रही है। और इसका इसके साथ साथ नवमांश का बड़ा विशेष असर पड़ता है जीवन में। नवमांश यानी हम उसको आफ्टर मैरिज चार्ट भी कह देते हैं। तो शादी के बाद इसका प्रभाव थोड़ा ज्यादा ही बढ़ जाता है। तो अगर यहां देखेंगे तो यहाँ जो हमारा मुख्य लग्नेश है वो डेबिलिटेटेड हो गया है, सूर्य। और जो हमारा चंद्रमा है वो आफ्टर मैरिज चार्ट में छठे भाव में आ गया, जिसको रोग भाव भी कहा जाता है। ठीक हो गया। वैसे स्टेटस वाइज अगर हम देखें, सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान इनको पूरा मिला, उसमें कोई ऐसी कमी नहीं रही। देखिए, रात्रि अभिजित का अर्थ आप जानते हैं। जिस प्रकार से 10वें भाव में सूर्य दिवा अभिजित का फायदा देता है, ऐसे ही पाताल लोक या कहें जिस हिस्से में आप हैं उससे नीचे वाले हिस्से में सूर्य वहां उदित है, तो फिर वो चौथे भाव यानी अर्धरात्रि का सूर्य जब होता है तो फिर वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे दशम भाव को प्रभावित करता है। तो सूर्य चौथे भाव में है। लेकिन यहां पर एक जो गौर करने वाली बात है, आप लोग भी जब भी चार्ट देखें, अलग अलग टाइप के जो षडबल निकाले जाते हैं। अगर हमारे चार्ट में कुछ राजयोग कम भी हैं, माने राजयोग और प्लैनेट की स्ट्रेंथ आपको माने राशि अनुसार थोड़ी फेवरेबल कम भी दिखाई देती है, लेकिन जो 6 अलग अलग प्रकार के बल हैं वो पर्याप्त बली हैं, यानी सारे वो ग्रीन पार्ट में आ जाते हैं। अभी आप देख रहे हैं जो हमारे मुख्य लग्नेश, पंचमेश और नवमेश, लग्नेश के मुख्य या कह सकते हैं लक्ष्मी त्रिकोण तीनों ही वो थ्रेशोल्ड से कम है। सूर्य, मंगल और गुरु वो थ्रेशोल्ड रीच नहीं कर पा रहे हैं षडबल में। ठीक हो गया। तो इस कारण भी जो प्रभाव आता है हमारे योगों का, वो प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। ठीक हो गया। डिपेंडेंसी बढ़ जाती है दूसरे पर। उसके बावजूद भी यानी हेल्थ इश्यू इनको रहे, लेकिन सही समय पर समाज का साथ, भाई बहनों का साथ मिलता रहा। ठीक हो गया। तो उसके लिए हमने सर्वस्टक वर्ग भी समझने का प्रयास किया। तो वो भी देखिए, लग्नेश आप ये समझते हैं 5 नंबर लग्न होता है तो क्या होता है, स्वभाव समाज में इमेज कैसी बनती कि भैया आदेश देना उनको अच्छा लगता है। आदेशात्मक जो मुद्रा है वो सिंह लग्न यानी सभी लग्नों का राजा, तो वो तो है, बिल्कुल है, एक प्रकार का बॉसी नेचर बन जाता है समाज में। और चंद्रमा कर्क, देखिए ये स्वयं आदेश नहीं देना चाहते हैं, स्वयं तो बड़ा सॉफ्ट तरह से बर्ताव करते हैं, लेकिन समाज में जैसे कई लोग क्या होते हैं, बड़े एग्रेसिव होकर कार्य करते हैं, लेकिन समाज में उनकी बड़ी पोलाइट सी इमेज बन जाती है। ऐसा बिल्कुल होता है। हमें ऐसा लगता है कि यार ये व्यक्ति तो बहुत पोलाइट है, बट इंटरनली जब उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, पता लगता है कि नहीं सर, ये तो काफी ज्यादा गुस्सैल प्रवृत्ति है। तो ये जो आंतरिक मामला है, ये कहां से देखा जाता है, चंद्र राशि, चंद्रमा से देखा जाता है। तो ये खुद से कैसे करते हैं, कर्क राशि। आप समझते हैं कर्क राशि को मक्खन, चंद्रमा का अपना खुद का घर है। ठीक हो गया। और चंद्रमा 12वें भाव से एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ऐसे लोग कभी भी, हम ये कोई हमारे मुख्य नियम है, लग्नेश चंद्रमा यदि 3 9 12 से संबंध बनाता है तो अपना जो जन्म स्थान है उससे दूर जातक को
मैंने भाग्योदय का कारण जन्म स्थान से दूर ही बनता है, तो मतलब उसके हिसाब से अलाइन होने की कोशिश करनी चाहिए। और इनके परिवार के सगे साथी भी विदेश में, उनका अच्छा खासा वर्चस्व है। ठीक हो गया। तो ये 12वें भाव में जब भी कभी हमारा चंद्रमा, लग्नेश या राहु केतु एक्सिस भी बनता है, राहु यानी फॉरेनर, वो 12वें भाव के लिए नेचुरल कारक माना जा सकता है राहु। तो अगर वो भी राहु केतु एक्सेस बन जाता है लग्न में, तो भी ऐसे व्यक्ति का विदेशियों के साथ, विदेश भूमि के साथ बहुत अच्छा संबंध होता है। ठीक हो गया। तो और कौन सी डिग्री में आप देख रहे होंगे, डीप गंडांता में जन्म हुआ, 29 डिग्री 56 मिनट का आश्लेषा नक्षत्र का चंद्रमा है। ठीक हो गया। तो आप जब भी ऐसा चार्ट देखते हैं, अब इसमें विश्वास की बात है। कई लोग कहेंगे सर हम त्रुटियां निकालने लग जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो जानने के लिए इच्छुक है उसको तो बताना ही चाहिए। हाँ, जो नहीं जानना चाहता उसको तो परमात्मा भी नहीं बता सकता है। भगवान कृष्ण दुर्योधन को नहीं बता पाए, तो इसलिए इस बात को लेकर कभी परेशान नहीं होना चाहिए कि वो मेरे सामने है, वो मैं उसको प्रूव करके रहूंगा। आप किसी को प्रूव मत कीजिए। कई लोग कमेंट करते हैं कि सर कुछ ऐसे हमारे साथी हैं वो इसमें इतना बिलीव करते, इतना नहीं करते, उस पर मत जाइए, क्योंकि ये प्रकृति ऐसे ही चलती है। सब कुछ बराबर होने पर प्रकृति का चलना बंद हो जाता है। आप समझते हैं हवा तभी चलती है जब एक जगह लो प्रेशर, एक जगह हाई प्रेशर। ऐसे ही अभी से नहीं, शुरू से ऐसा रहा है। कुछ विचारधाराओं को बहुत अच्छे से मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, उनको प्रूव करने के लिए नहीं लगना चाहिए। ठीक हो गया। तो जो आप अपना सच्चा हित चाहता हो उसको तो एस्ट्रोलॉजी भी एक दर्शन शास्त्र की तरह पढ़ना चाहिए। ठीक हो गया। कोई ऐसा क्या बोलते हैं आप उसको, टोने टोटके का विषय नहीं है ये। मतलब कई लोग कहते हैं ना भाई इससे अंधविश्वास जो लगा रहा है उसका विषय है। हमने कभी इस प्रकार की चीजों पर जोर नहीं दिया। बट हाँ, एक हमारा समर्पण है। जैसे हम किसी दिन बोल देते हैं व्रत रखने के लिए, किसी दिन हम प्रकृति की पूजा के लिए कह देते हैं, वो तो हमारा समर्पण है, वो तो होना ही चाहिए। ठीक हो गया। क्योंकि हम यहाँ संसार को भोगने के लिए नहीं आए हैं, संसार का हम पूरी तरह से संसार को नोचने के लिए, भोगने के लिए नहीं आए। तो ये विचारधारा से हम एक अपना समर्पण जरूर दें प्रकृति को। तो यहां चंद्रमा आश्लेषा नक्षत्र का है, और जब भी आश्लेषा नक्षत्र आता है तो ऐसे लोगों का बहुत जल्दी भला हो जाता है, बहुत जल्दी उसकी पूजा लगती है यदि वो नागों को प्रसन्न करता है। आश्लेषा नक्षत्र का देवता क्या मानते हैं? मैं वैदिक देवता की बात कर रहा हूं, मैं अभी विंशोत्तरी ग्रह की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने कई बार बताया और वो चीज बार बार पूछी जाती है, तो इसलिए आप प्लीज समझें कि आश्लेषा नक्षत्र एक दशा के दौरान, विंशोत्तरी दशा के दौरान उसके ग्रह को जो लॉर्डशिप देते हैं वो बुद्ध के साथ जोड़ते हैं। लेकिन मैं अभी वैदिक देवता की बात कर रहा हूं। तो आश्लेषा नक्षत्र नागों का नक्षत्र मानते हैं। नागों का राजा कौन मानते हैं? वासुकी। हो गया। तो वैसे कोई जो भी हम बड़े नागों में 9 नाग हैं, वासुकी और तक्षक और करकोटक, वो आपको मिल जाएगा लिस्ट। उनका नाम लेने से भी, उनका ध्यान करने से, भगवान शंकर को नाग समर्पित करने से भी काफी ज्यादा फायदा होता है। तो ये हमारा इंटरनल विषय है कि कभी हमारा मन थोड़ा उदास हो रहा हो, हमारा आश्लेषा नक्षत्र है, काफी दिनों से डिप्रेसिव थॉट्स चल रहे हो, तो नागों की पूजा, नागों को अतिरिक्त ध्यान करना, वो तो देखिए सभी के साथ होता है, चाहे एस्ट्रोलॉजी में कोई मानता है कि नहीं मानता है। उसका लक्षण, उसका व्यवहार किसी एक पर्टिकुलर जगह ज्यादा झुकता है कि भाई ये किसी का नागों में ज्यादा है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका बगलों की तरफ ज्यादा आकर्षण रहता है, कोई सारस की तरफ ज्यादा आकर्षण रहता है, या उसकी अपनी योनि मेढ़ा है, अगर वो मेढ़ा मींस एरीज, तो वो कुछ कुछ उसके व्यवहार को बड़ा पसंद करता है। तो वो समझने का विषय, धीरे धीरे जब हम प्रकृति के साथ वार्तालाप करते हैं तो अपने आप हमें समझ में आने लग जाता है कि क्यों वो हमसे ऐसा करवाना चाहता है। ठीक हो गया। तो आश्लेषा नक्षत्र है, तो मैंने इनको भी ये रेमेडी दिया गया कि आप नागों का, आप अगर कोई ऐसा स्रोत पढ़ सकें और भगवान शंकर को नाग समर्पित कर सकें, जहां जल अभिषेक किया जाता है वहां अगर नाग लगा सकें, चांदी का, तांबे का, तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक हो गया, जितने हम सक्षम हैं। और फिर हम ये देख रहे हैं सूर्य आफ्टर मैरिज चार्ट में डेबिलिटेटेड है। सूर्य को वैसे हम नेचुरल कारक जब कभी सूर्य के साथ रिलेट करते हैं तो हमारे अस्थि के लिए देखा जाता है, वैसे हड्डियों के लिए देखा जाता है।
ठीक हो गया। हड्डियों का तो गंभीर ऐसा विषय इनके साथ नहीं बना, लेकिन हाँ, और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सूर्य यहां पर लग्नेश है, ठीक हो गया, लग्न में ही जाकर वो नीच का हो गया। तो हम एक संभावना ये निकाल सकते थे कि भाई हाँ, सूर्य क्योंकि हड्डियों का कारक होता है, तो हड्डियों में संबंधित दिक्कतें आ सकती थी, ठीक हो गया। और हड्डी की जब भी बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हम बॉन मैरो, मंगल के साथ भी उसको रिलेट करते हैं, नवम भाव से भी जोड़ते हैं, जो जंघा है हमारी सबसे मजबूत जो अस्थि है, उसके साथ भी उसको जोड़कर देखा जाता है। हालांकि इनको बहुत ज्यादा समस्या तो नहीं, लेकिन हाँ, इनका चलना फिरना थोड़ा कम हो गया, रक्तचाप अनकंट्रोल हो गया, जो हमारा जैसे मैंने बोला अस्थि मज्जा, बॉन मैरो, वो हम मंगल के साथ रिलेट करके देखते हैं। तो इनको किडनी डायलिसिस का मुख्य कारण क्या बना, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल रहता है, अचानक बढ़ना घटना, तो वो फिर किडनी पर ज्यादा बुरा असर का पड़ा। हम यहां पर ये बात भी समझते हैं कि जब भी कभी हमारा बृहस्पति ग्रह, देख रहे हैं बृहस्पति राहु के साथ है, और बृहस्पति हालांकि स्वग्रही है, ठीक हो गया, तो बचा लेगा, मतलब इतना होने के बाद भी एक बार इनको किडनी फेलियर हो गया तो इनको कहीं से, इनको अपने ही परिवार के किसी सदस्य से किडनी मिल गई और अभी भी ये डायलिसिस पर हैं, और उनको फिर से उस प्रकार व्यवस्था हो जाएगी। कारण क्या है, लग्न सर्वष्टक वर्ग बहुत बढ़िया है, और आफ्टर मैरिज चार्ट में बेशक से सूर्य नीच का जा रहा है, लेकिन सूर्य बुध के साथ बैठा है, और आप देख रहे हैं ये हमारा इच्छा पूर्ति हुई, ये हमारा धन भाव भी कहा जाता है, दोनों का मिलना ये एक धन योग बनाता है चतुर्थ भाव में, ठीक हो गया। और फिर मन, चंद्रमा की स्थिति मुख्य चार्ट में, मतलब क्या बोलते हैं कि हमारा लग्न चार्ट में स्थिति अगर मजबूत है, पार्लियामेंट हमारा स्ट्रांग है, तो कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के कम होने पर भी वो मैनेज हो जाता है। लेकिन अगर हमारा पार्लियामेंट ही बहुत वीक है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ज्यादा बल नहीं दे सकता। D9 इज लाइक सुप्रीम कोर्ट, तो इस बात को भी हमने आपको पहले बताया था। तो ये एक एडिशनल एड ऑन दे सकता है। हालांकि इसने कोशिश तो की मन को कहां लगाने की, आफ्टर मैरिज चार्ट में मन को कहीं रोग में लगाने की, मन काफी लगा रहा, बट फिर भी हम बच जाएंगे। और स्पेशली राहु की महादशा इनको जब लगी, उस समय फिर से इनको किडनी में दिक्कतें होना ज्यादा शुरू हो गया। आप समझ सकते हैं कि पंचम भाव में अग्नि तत्व राशि का राहु अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक हो गया। खासकर मैंने बताया था आपको, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि में अगर तीनों में तुलना करें, सबसे कठिन है मेष राशि का राहु टैकल करना, और उसके बाद सिंह राशि, और उसके बाद धनु राशि का राहु टैकल करना। इसको हम अपने ज्योतिषीय सूत्र में गुरु चांडाल योग कहते हैं। हालांकि वो आज के अनुसार दूसरी संस्कृति के साथ मेल मिलाप के लिए बहुत बढ़िया होता, तो इनके अच्छे जानकार, जैसे मैंने बताया, विदेश में रहने वाले व्यक्ति, अच्छे संबंध, दोस्ताना संबंध, और इनके जो संतानें हैं उन पर भी अच्छा खासा विदेशी प्रभाव देखा जा सकता है, ठीक हो गया। हम इस प्रकार विदेशी संबंध कैसे देखते हैं भाई, हमारा जो विजडम के लिए जो जिम्मेदार ग्रह है गुरु, उस पर राहु का प्रभाव आ जाए, हमारे लग्न पर राहु का प्रभाव आ जाए, लग्नेश पर राहु का प्रभाव आ जाए, तो आप देख सकते हैं गुरु जो विजडम का कारक है, पंचमेश ये हमारा ये हमारी बौद्धिक क्षमता, विवेक को भी बताता है पंचम भाव, और राहु यहां से नवम दृष्टि से लग्न को भी देख रहा है, ठीक हो गया। तो कई व्यूअर्स ने ये प्रश्न बार बार पूछा कि सर राहु केतु की दृष्टि कब हम मान रहे हैं, कहीं कब हम नहीं मान रहे हैं। वैसे हम राहु केतु एक्सिस सामान्यता बोल देते हैं, राहु केतु आमने सामने बैठे तो प्रभाव तो आ जाता है, लेकिन हम एक दूसरे पर इनकी दृष्टि को सामान्यता नहीं काउंट करते। जैसे एक विषधर जो सर्प है, वो अपने दूसरे विषधर सर्प को अगर दंश दे देता है तो उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। तो इसी प्रकार से राहु यदि केतु को देख रहा है, केतु यदि राहु को देख रहा है, तो हम उसको राहु केतु के लिए प्रभावहीन मानते हैं। लेकिन हाँ, ये पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि अगर आप इग्नोर करेंगे तो कई बातें हैं जो हमें समझने में दिक्कत हो सकती हैं, ठीक हो गया। तो राहु जो है वो नवम दृष्टि से लग्न को देख रहा है, ठीक हो गया। और राहु की महादशा इनको अभी शुरू हुई है, और यहां से देखें तो
देखिए, राहु में जब तक राहु रहेगा, मुख्य थोड़ा सा ये ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। हालांकि ये हमारा डाइजेशन भी कहा जाता है, पंचम भाव, लीवर पर भी बुरा असर पड़ता है। जब भी गुरु राहु के साथ आते हैं तो लीवर पर भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बुरा असर पड़ता है, क्योंकि हम वसा, फैट के लिए बृहस्पति को जिम्मेदार मानते हैं। ठीक हो गया। तो डायरेक्टली तो इनको, मैंने जो महिला जातक हैं, डायरेक्टली तो लीवर का असर इनको नहीं दिखाई दिया, लेकिन हाँ फिर भी कहीं ना कहीं हम फैट संबंधी इशू जरूर होते हैं जब भी गुरु प्रभावित होता है, क्योंकि गुरु है वो फैट, वसा के लिए जिम्मेदार ग्रह माना जाता है। ठीक हो गया। तो ऐसे जातकों को, जैसे मैंने बताया, एक तो नागों के लिए और दूसरा राहु से संबंधित कोई भी ऐसे दान है, कोई ग्रुप डी कर्मचारी है, उनका ध्यान रखना चाहिए। कोई खास करके स्वीपर, सफाई कर्मी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। उनको अगर ये सतनाजा दान करें, 7 अलग अलग प्रकार के अनाज दें, तो वो राहु हमारा ठीक रहता है। उनके साथ हमें कभी भी, हालांकि देखिए इन जनरल भी सबके साथ हमें अच्छे से रहना चाहिए, लेकिन अगर हम एक उपचार स्वरूप भी इसको करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ये राजसिक प्रयोग है, इसमें कोई बुराई नहीं। इच्छा पूर्ति कोई है, हमने कोई किसी के लिए गलत अवधारणा तो रखी नहीं है। तामसिक प्रयोगों से हमेशा बचना चाहिए, लेकिन सात्विक और राजसिक प्रयोग तो किए जा सकते हैं। ठीक हो गया। तो कोई सफाई कर्मी है, उनको ये 7 अलग अलग प्रकार के अनाज अगर दान देते हैं, उनके प्रति ज्यादा सिंपैथी, उनको उनका ज्यादा ख्याल इनके गुरु को प्रसन्न रखेगा, यानी गुरु को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर गुरु चंडाल योग जो है, ठीक हो गया। और इस योग के नाम से घबराना नहीं, बहुत लोगों के चार्ट में मिलेगा, और मैंने तो आज माने कलिकाल में इसके ज्यादा फायदे ही देखे हैं। ऐसा व्यक्ति अपने धर्म को लेकर ज्यादा क्या कह सकते हैं आप उसको, यानी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होता कि नहीं वो मैं करूंगा ही, मेरा चाहे देश उसको माने या ना माने। ठीक हो, क्योंकि हमें देश काल पात्र अनुसार चलना आना चाहिए। जब हम देश में रहते हैं तो उसके संविधान को, उसकी शिक्षा को सर्वोपरि मानना चाहिए। लेकिन अगर हम अपने जो माने पूजा पद्धति को लेकर हम बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएं तो ये गड़बड़ है। तो आज के अनुसार अगर देखा जाए, गुरु राहु लिबरल कर देता है अपनी पूजा पद्धति के प्रति, भाई जैसा मेरा है वैसे उसका है। तो लेकिन अगर हमारा गुरु एकदम शुद्ध है तो कई दफा ऐसा मतलब ऐसा चैलेंज आ जाता है कि मैं अपने जो मेरी पूजा पद्धति उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, चाहे मेरे राष्ट्र का संवैधानिक प्रक्रियाएं कुछ भी कहती हैं। तो वो कुछ चीजें हमें समझनी भी चाहिए और वो हमें ठीक भी करनी चाहिए। ठीक हो गया। अगर हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरे चार्ट की कमी है तो उसको हमें कोशिश करनी चाहिए, समय देश काल पात्र अनुसार समझना चाहिए कि हम कौन से समय में जी रहे हैं। ठीक हो गया। हमेशा पुराने समय की बड़ाई करना और वर्तमान की बुराई करना, इससे हमारा भाग्य अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। इसलिए ऐसा कोई भी वाक्य नहीं बोलना चाहिए जिससे वर्तमान समय का अपयश हो, उसकी ख्याति कम हो, उसको बुराई मिले। ठीक हो गया। वो तो ईश्वर की इच्छा से ही आता है समय। ठीक हो गया। किसी व्यक्ति में इतनी ताकत थोड़ी है कि वो कलयुग को ले आए, वो तो ईश्वर की इच्छा है, इसलिए उसको भी सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। ठीक हो गया। तो क्या क्या अपने को मुख्य बिंदु यहां समझ में आ रहे हैं। एक तो लग्नेश का नवमांश में जाकर बिगड़ जाना, चंद्रमा जो यहां ऑलरेडी 12वें भाव में था, जिसको व्यय भाव या लॉस भी कहा जाता है, उसका रोग भाव में चले जाना। फिर षडबल में जो हमारे मुख्य लक्ष्मी त्रिकोण भाव है, तीनों का ही कमजोर हो जाना। हालांकि लगभग सभी प्लैनेट का षडबल यहां ज्यादा अच्छा नहीं है, कमजोर है। फिर भी कई ऐसे अच्छे राजयोग, धन योग हैं जिसका फायदा महिला जातक को मिला। जैसे मैंने बताया धर्म कर्म अधिपति योग, जो चार्ट के सबसे प्रबल राजयोग में माना जाता है, वो यहां मिलता है। यानी नवम और दशम का डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी संबंध। नवमेश कौन है? नवमेश है मंगल, और दशमेश कौन है? शुक्र। मंगल और शुक्र हालांकि अलग अलग प्रकार स्वभाव है, एक मेल एनर्जी है, एक फीमेल एनर्जी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन दोनों अब यहां पर एक राजयोग बना रहे हैं और शुक्र अपने घर में बैठकर बना रहा है। और ये तीसरा भाव किसके लिए देखा जाता है? तीसरा भाव हमारा भाई बहन वाणी पराक्रम। तो जब कोई राजयोग किसी पर्टिकुलर रिलेशन हाउस में बनता है तो उस पर भी उसका असर पड़ता है।
यानी इनके भाई बहन, स्पेशली इनके जो ब्रदर हैं, उनका अच्छा मान सम्मान समाज में है, बहुत अच्छी प्रतिष्ठा। वो यूएस में वो बहुत वहाँ के वहीं रह रहे हैं, वो वहाँ का उनको पीआर मिला हुआ है। तो इस प्रकार से भी हम देख सकते हैं कि कोई बड़ा राजयोग अगर हमारे तीसरे भाव के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली संबंध बना रहा है, 11वें भाव के साथ संबंध बना रहा है, चौथे भाव के साथ संबंध बना रहा है, नवम भाव के साथ संबंध बना रहा है, तो उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट हमारे जो जो उससे संबंधित रिश्तेदार हैं उनको मिलता है। ठीक हो गया। तो ये धर्म कर्म अधिपति योग कहां बन रहा है? हमारे भाई बहन हाउस में, तीसरा भाव। ठीक हो गया। तो ये भी हम समझ सकते हैं। शुक्र हमारा अपने खुद के घर का है। ठीक हो गया। शुक्र हमारा ऑफिस स्टेटस का स्वामी भी है, तो स्टेटस वैसा का वैसा ही बरकरार रहेगा। इतना होने के बाद भी ये बहुत बड़ी बात होती है, डायलिसिस हो जाना, फिर हमारे आस पड़ोस के लोग क्या कुछ कह सकते हैं, भाई इनका तो कोई सहारा नहीं है, या पता नहीं दोबारा उभरेंगे नहीं उभरेंगे। इतना होने के बाद भी, इतनी गंभीर समस्या होने के बाद भी इनका स्टेटस जरा भी प्रभावित नहीं होगा। ठीक हो गया। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि पराक्रम, तीसरा भाव पराक्रम होता, वहां धर्म कर्म अधिपति योग लगा हुआ, तो भाई बहनों का पूरा सपोर्ट इनके साथ है। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से हम कनेक्ट करके देख सकते हैं। मतलब ये वाकई बहुत बहुत ज्यादा बली योग माना जाता है, धर्म कर्म अधिपति योग राजयोगों में। ठीक हो गया। और वैसे गुरु स्वग्रही है, तो जब गुरु की दशा आएगी तो गुरु देखें क्या क्या उसकी लॉर्डशिप क्या क्या है, कहां कहां दृष्टि डाल रहा है। तो देखिए अभी तो खैर महादशा राहु की चल रही है, राहु में राहु ही चल रहा है। इनको जुलाई 2025 के बाद काफी हद तक ये जो पार्ट है, माने किडनी ट्रांसप्लांट, तो इनको अभी कुछ ही महीनों में दिखाई देता है। अगर हम ज्योतिषी दृष्टि से देखते हैं तो इनको राहु में बुध हो गया, यानी जब मार्च का महीना है तब उनको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए किडनी ट्रांसप्लांट का। और इसमें हालांकि एक महीने 20 दिन का एरर भी हो सकता है। कारण हम जानते हैं जो जन्म समय मिलता है, उस जन्म समय में यदि 2 से 3 मिनट का भी एरर हो जाता है तो दशाएं सीधा 15 से 20 दिन आगे शिफ्ट हो जाती हैं। तो वो एरर हमें खुद समझना चाहिए, क्यों एग्जैक्ट नहीं आ पा रहा है। जैसे मैंने बोला आज वो आपकी दशा आनी चाहिए थी, कहता सर आज रियलाइज नहीं हुआ, बट हमें 1 महीने के बाद रियलाइज हुआ जो आपने बोला था। इसका मतलब जन्म समय में 2 से 3 मिनट का एरर था, बस इतना ही है। ठीक हो गया। बट उसके आसपास हमें वो चीज मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। तो बुध वैसे भी इच्छा पूर्ति के लिए जिम्मेदार है और लग्नेश के साथ संबंध बना रहा। चौथा भाव वैसे हम हॉस्पिटैलिटी केयरिंग के लिए देखते हैं, यानी हमें एक प्रकार एक सुविधा मिलना इस प्रकार, और कौटुंबिक कुटुंब के लिए यानी छोटी गैदरिंग होना लोगों की, इस प्रकार ये जिम्मेदार होता है। ठीक हो गया। तो ये दोनों ग्रह माने बुध लग्नेश के साथ मिल रहा है। आफ्टर मैरिज चार्ट में भी बुध की स्थिति अच्छी, और कहां बैठा हुआ है वो 12वां भाव होता है, जिसको हम अस्पताल या हॉस्पिटल से जोड़कर देखते हैं। मतलब अच्छी स्थिति है वहां पर, तो एडमिट होकर वो पार्ट विजयी हो जाना, इस प्रकार हम समझ सकते हैं। और राहु और बुध अच्छा संबंध है। देखिए डिलीवरी बॉय की तरह देखना है प्रत्यंतर दशा को, यानी राहु की महादशा, राहु की अंतरदशा, शनि की प्रत्यंतर दशा। तो जब कोई इस प्रकार के कोई ऐसे ऑपरेशन गंभीर इस प्रकार, तो अगर डिलीवरी बॉय थोड़ा सा शांत है, जो नेचुरल बेनिफिट में गिना जाता है, तो फिर वो अच्छा मानते हैं। बुद्ध का सामान्य जो नजरिया है वो शांत प्रवृत्ति के हैं, तो फिर वो बड़ा अच्छे से, हालांकि शनि भी अच्छा करवाते हैं, ऐसा नहीं है कि शनि अगर डिलीवरी बॉय या प्रत्यंतर दशा में आते हैं, बट उनका थोड़ा स्वभाव ऐसा है, उनको न्यायाधीश बनाया हुआ है। उनको जैसे बोलते हैं ना, यमराज की जो पदवी है वो न्याय करने के लिए बनी है। इसी प्रकार से शनि अगर तो किसी को प्रेम भी देना चाहेंगे तो उसमें भी थोड़ा जजमेंट रखेंगे एकदम ऐसा नहीं कि भाई हंसी खुशी में ऐसा दे देंगे। तो थोड़ा ये अंतर आपको समझना है कि अगर इस प्रकार का कोई दशा संबंध निकलता है तो हम किस प्रकार से जानेंगे। यानी अगर हम शनि के भाव देखेंगे तो शनि को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है वो 6 और 7 के स्वामी है। ठीक हो गया। और यहां पर एक बात और समझनी है, 7वां भाव हम
जब भी कोई ऐसा प्रश्न आता है हेल्थ से संबंधित और सातवें भाव के लॉर्ड सेकेंडरी लॉर्ड की दशा चल रही है, तो हम ये जरूर कहते हैं कि हाँ थोड़ा समय लगेगा। सातवां भाव और दूसरे भाव के स्वामी को मारक की संज्ञा दी जाती है। ठीक हो गया, ये बात समझनी है। बार बार ये प्रश्न आता है कि भाई सर मारक क्या करता है। केवल इसलिए देखना है, आपके सामने कोई प्रश्न आया और उस समय दशा और गोचर में यदि 7 और 2 से संबंध आ रहा है, तो हम ये कहते हैं कि हाँ ओवरऑल रिकवरी में थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा बस। क्योंकि इस प्रकार से ये नहीं कहना है कि हाँ भाई मारक की समय दशा चल रही तो मर ही जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे, नहीं। वो तो तभी होगा जब आयु का चार्ट है। देखिए मान लीजिए अगर प्रथम भाव, षष्ठम भाव और अष्टम भाव तीनों के सर्वष्टक वर्ग कम है, स्वामी की स्थिति कमजोर है, तो फिर हम कहेंगे हाँ ये चार्ट हमें कुछ आयु के लिए और बीमारी के लिए कमजोर दिखाई देता है। बट हम देख रहे हैं लग्न का सर्वष्टक वर्ग, यानी लग्न को दूसरे प्लैनेट्स ने बहुत सपोर्ट किया है। 37 सर्वष्टक वर्ग पॉइंट्स निकल कर आते हैं। षष्ठम भाव भी गुड माना जाएगा, 28, स्वामी अपने प्रिय मित्र के स्थान में बैठा हुआ है। अष्टम भाव की बात करें तो बृहस्पति का भाव है और आयु भाव में 27 सर्वष्टक वर्ग पॉइंट है, जो पर्याप्त बली है। ठीक हो गया, इसीलिए हम आयु में कोई ऐसा कमी नहीं देख रहे हैं। ठीक हो गया, आयु पर्याप्त है इनकी। और ये जो भय है थोड़ा सा आयु का, वो जानने में मतलब उसको आने में अभी थोड़ा समय लग सकता है। यानी 4 सितंबर 2025 जब लग जाएगा तो फिर ये पूरी तरह से इस विषय को भूल ही जाएंगे। मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे इनका कभी डायलिसिस हुआ ही नहीं। तो अभी थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। तो आप इस बात को समझ रहे हैं कि जब भी, क्योंकि राहु को भी एक्वेरियस का सेकेंडरी लॉर्ड माना जाता है, तो एक प्रकार से जैसे मार्ग की महादशा लगी हुई है, लेकिन उसके नीचे जो हमारा अंतरदशा है वो गुरु की आने वाली है। ठीक हो गया, और हमारे प्रश्नों के ज्यादातर उत्तर अंतरदशाओं के पास होते हैं। ठीक हो गया, इट इज लाइक जैसे इंडिया का फेडरल सिस्टम है, संघीय ढांचा है, तो वहां केंद्र सरकार, उसके नीचे राज्य सरकार। तो हमारे जो प्रश्न है वो राज्य सरकार या अंतरदशा से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर कोई अपने जीवन में बहुत क्रांतिकारी बदलाव एक्सपेक्ट कर रहा है और उसको अंतरदशा भी माने महादशा भी बदल जाती है, महादशा, तो फिर ये सच में एक क्रांतिकारी बदलाव होगा। ठीक हो गया कि भाई मतलब उदाहरण देकर बताएं कि जैसे उसको अभी तक द्वादशेश की दशा चल रही थी और वो अपने जीवन में कुछ ऐसी अच्छी इन्वेस्टमेंट उसने की थी और उससे बहुत ज्यादा मुनाफे की उम्मीद लगाए बैठा था। उसको पता नहीं था, उसको नहीं एस्ट्रोलॉजी का ज्यादा ज्ञान था। वो किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करता है तो वहां निकल कर आता है कि सर आपका 2 महीने के बाद धनेश की महादशा लग रही है जो बहुत बली है। तो फिर ये बिग चेंज है, बड़ा चेंज है। ठीक हो गया, तो इस प्रकार से आप महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा को समझ सकते हैं। ठीक हो गया। तो गुरु राहु जब भी कभी मिलते हैं तो हल्का फुल्का ऐसा डाइजेशन में प्रॉब्लम, फैट और ऐसी दिक्कत, और आप जानते हैं कहीं ना कहीं लीवर बिगड़ता है तो फिर उसका असर किडनी पर भी पड़ता है। तो इस चीज को भी मेडिकल में समझाया जाता है कि अगर जैसे कोई ज्यादा कोई ऐसी अल्कोहलिक मेडिसिन खा रहा है या कोई इस प्रकार की चीजें खा रहा है जिससे लीवर पर बुरा असर पड़ रहा है, तो लीवर पर अटैक होने के बाद उसका बुरा असर किडनी पर भी पड़ सकता है। तो हम जो हमारे मुख्य नियम एस्ट्रोलॉजी के थंब रूल हैं कि अगर गुरु प्रभावित है राहु से, तो ये तो बात हम लीवर से रिलेट करके देखते हैं। हालांकि इनको जो मुख्य असर हुआ वो इनके किडनी पर हुआ। तो देखिए 7वें भाव का सर्वष्टक वर्ग 20 है जो कम है। दूसरे जो ग्रह, दूसरे जो भाव हैं वो 7वें को ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे। तो जब भी हम अपने यूरिन पार्ट को कुछ ऐसा दिक्कत देखते हैं, कुछ ऐसा, तो फिर हम 7वें भाव को शामिल करते हैं। ठीक हो गया। तो मूत्राशय मार्ग में कोई दिक्कत है तो हम 7वें भाव का सर्वष्टक वर्ग 20 है। इसका स्वामी माने अगर हम 2 लॉर्ड में डिवाइड करें, प्राइमरी लॉर्ड के रूप में शनि को देखते हैं और सेकेंडरी लॉर्ड के रूप में राहु को देखते हैं, और ज्यादा ग्रहों का प्रभाव होता तो उस ग्रह को फिर प्राइमरी लॉर्ड माना जाता। तो राहु देख रहे हैं आप गुरु के साथ बैठा हुआ है, तो गुरु माने राहु का प्रभाव सप्तमेश के रूप में ज्यादा देखा जा सकता है। तो ये जो 7वें भाव का स्वामी है वो गुरु को प्रभावित कर रहा है
पंचम भाव में जाकर। तो ये 20 सर्वस्तक वर्ग पॉइंट है। ये दोनों हाउसेस इस चार्ट में काफी ज्यादा सर्वस्तक वर्ग में कमजोर दिखाई देते हैं। सबसे वीक अगर सर्वस्तक वर्ग में देखें तो आप 7वां भाव और 5वां भाव पाएंगे। यहां पर 20 सर्वस्तक वर्ग पॉइंट है जो थ्रेशोल्ड से कम है, यहां 23 सर्वस्तक वर्ग पॉइंट है जो थ्रेशोल्ड से कम है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली चाहे वो किडनी पर असर दिखाया हो, बट उसका रूट कॉज हो सकता है डायरेक्शन या लीवर रहा हो। ठीक हो गया। तो ये भी एक इंडिकेशन यहां से लगाया जा सकता है। और ये भी बात तय है कि जब राहु की महादशा समाप्त हो जाएगी तो ये बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। बिकॉज हम ये ऑर्डर जानते हैं, राहु के बाद जो अगली महादशा शुरू होगी वो गुरु की होगी। उसका एक ट्रेलर, जैसे मैंने बताया अभी गुरु की अंतर्दशा आने वाली, तो उसका एक ट्रेलर अपने को दिख जाएगा 2025 में। उसका एक छोटा रूप दिखेगा। लेकिन जब गुरु स्वयं आएंगे राहु के बाद, तो वो पंचमेश हैं, तो इनकी संतानों के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। और पंचम भाव हमारी फैमिली प्रेस्टीज, हमारा जो परिवार की प्रतिष्ठा है उसको भी और बढ़ा देंगे। यानी देखिए, जब भी हम परंपरा से प्राप्त पदवियों की बात करते हैं तो पंचम भाव पंचमेश को ध्यान देते हैं। तो जो भी इनका पैतृक स्थान है, जहां भी इनका जन्म हुआ, वहां इनका मान सम्मान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा जब पंचमेश बली होकर अपनी महादशा में आएंगे। तो ये एक फायदा हो गया। दूसरा, पंचम भाव स्पेकुलेशन के लिए देखा जाता है, बट यहां पर क्योंकि अंक कम है तो इसीलिए हम स्पेकुलेशन यानी कुछ बोल्ड होकर ज्यादा शेयर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इनके लिए ये एक सावधानी है कि हमें उस चीज से बचना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। राहु के साथ बैठा है कोई डिप्लोमेट आदमी, कोई झूठ बोलने वाला व्यक्ति इनको सट्टे में फंसा सकता है पंचम भाव। ठीक हो गया। बाकी 8वां भाव भी है, तो इसको हम मृत्यु भाव भी बोलते हैं और उसको आयु भाव भी बोलते हैं और अकल्ट भी बोलते हैं। तो इसकी मूल त्रिकोण राशि गुरु की धनु है। तो ये अब ध्यान देना, गुरु किसको ज्यादा ध्यान देगा जब महादशा चलेगी? पंचम भाव को ज्यादा ध्यान देगा। और ये जब भी मतलब वो दशाएं ऐसी चलती है तो हमें खुद ही अलाइन करने की कोशिश करनी चाहिए। भाई 8वां भाव अगर एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा? कहता सर कुछ ऐसा माइनिंग संबंधी काम अगर हमारा हो जाए तो बहुत बढ़िया है। नहीं हो सकता तो फिर कुछ डीप रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं, कुछ ऐसा मेडिटेशन कैंप में जा सकते हैं। वो हमें अलाइन करने की कोशिश करनी चाहिए। जब भी इनकी ऐसी दशाएं चलती हैं तो आपको खुद से समझना चाहिए, भाई अब आगे ऐसे केतु आने वाले हैं, आगे ऐसे जुपिटर आने वाले हैं, तो उसका स्वभाव समझो, उसका एजेंडा, उसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। अगर वो अलाइन हो रहा है अपने आप ही तो बहुत बढ़िया है। और अगर अलाइन नहीं हो रहा है, मान लीजिए 6ठा भाव आ रहा है, साथ में 9वां भाव आ रहा है, तो 9वां भाव तो कहता समझ में आ रहा है, 6ठा भाव तो नहीं समझ में आ रहा, तो खुद अपने आप प्रिपेयर हो जाइए कि मैं कुछ अगर महीने में एक बार किसी हॉस्पिटल में जाकर कुछ डोनेशन दे सकूं, कुछ कोड़ियों को, कुछ ऐसे कोई भी ऐसे जो मेडिसिनल हेल्प चाहते हैं, अगर उनको मैं कुछ दे सकूं तो फिर वो अलाइन हो जाएगा। नहीं तो फिर क्या है, हमें अपने लिए हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। तो ये अलाइन करना आना चाहिए। तो वही सबसे बड़ा रेमेडी तो वही होता है, सबसे बड़ा उपचार आज के समय पर। हमारा जो उच्चारण इतना अशुद्ध है, हमारा जिस प्रकार से माने जो जिस प्रकार से हमारे ग्रंथों में, वेदों में जिस प्रकार से बताया गया है किस प्रकार का आपका जो वस्त्र होना चाहिए, आपकी पवित्रता किस स्तर की होनी चाहिए, जब हमने वो क्राइटेरिया पास किया है उसके बाद ही फिर हम वेद मंत्रों के सही उच्चारण के अधिकारी बनते हैं। और वैसे भी संस्कृत का, गुड़ संस्कृत का उच्चारण हम सबका लगभग छूट गया है, अभी उतना बढ़िया प्रैक्टिस नहीं है। तो केवल मंत्र उच्चारण से भी काम नहीं चलेगा। जैसा बताया गया है, जैसा पहनावा बताया गया है, वैसा पहनावा भी होना चाहिए। ठीक हो गया। तो इसीलिए हम अपने सदाचार और हमारा जो रूटीन वर्क है उस पर ज्यादा फोकस करें। हमारे रेमेडी अगर हमारे रूटीन वर्क से रिलेटेड हैं, जैसे आज के समय पर अगर नियमबद्ध तरीके से व्रत किया जाए तो वो बहुत ज्यादा कारगर हो सकता है। व्रत यानी एक प्रकार का समर्पण। मैं क्या दे सकता हूं प्रकृति को? कहता सर मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है मुझे शरीर का सुख, शरीर का कंफर्ट। इंसान कभी उसका त्याग नहीं कर सकता है। तो अगर आप हफ्ते में एक दिन अपने शरीर का जो कंफर्ट है, माने चाहे इसको हम क्या बोले, अपने
पति पत्नी का जो नजदीकी संबंध है, लैंगिक सुख का त्याग करना और भोजन के सुख का, ये सबसे कठिन व्रत माने जाते हैं। ठीक हो गया, भोजन का व्रत और ब्रह्मचर्य। तो इस प्रकार ऐसा अगर कोई डे ऐसे निकलते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए किसी का 7वां और 8वां भाव कमजोर आता है, फिर ऐसे व्यक्ति को खुद से ही अलाइन कर लेना चाहिए कि नहीं, मेरा 7वां 8वां भाव कमजोर है, मैं खुद से वॉलेंटरी एक दिन का परित्याग करूंगा, अपने लैंगिक सुख को मैं अनुशासित करूंगा। ठीक हो गया, अनुशासन तो हर जगह ही अव्वल माना जाता है, अनुशासन कोई बुरी चीज नहीं होती है। ठीक हो गया, तो ये हमें अपनी बुद्धि से समझना होगा कि किस प्रकार ये व्रत और ये जो हमने जो किसी के लिए त्याग किया है, किस प्रकार से वो एक उच्च श्रेणी का त्याग माना जाता है। ठीक हो गया, तो उसको धीरे धीरे समझेंगे तभी उसका सही फल मिलेगा। डर कर घबरा कर कोई रेमेडी कोई प्रयोग करेंगे तो उसका बुरा असर ही मिलेगा। इसलिए समर्पण के साथ प्रारब्ध स्वीकार है और मेहनत बरकरार है। ठीक हो गया, तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कई व्यूअर्स कमेंट करते हैं कि सर ये चीज रह गई, वो चीज रह गई। मैं बिल्कुल आप लोगों का सम्मान करता हूं और आप जानते हैं एस्ट्रोलॉजी अनंत है, जितना भी चाहें उतना, एक चार्ट को भी हम एक जीवन में नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो उस समय रिकॉर्ड नहीं की जा सकती हैं। तो इसलिए आपके धैर्य के लिए मैं आपका बहुत बहुत सम्मान करता हूं। आपको सदैव मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। आप इस प्रकार की बातें नोटिस करते हैं, लेकिन आप इस बात को समझें कि हम एक लिमिटेड समय पर ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसलिए कई दफा कुंडली की कई ऐसी बातें हैं जो रह जाती हैं। ठीक हो गया, लेकिन अगर हम चलते रहेंगे तो वो अगली वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसी बातें जरूर आएंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।